अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 जो कि तबई मिक़दारें और पैमाइश से मुतालिक है, इसमें जो फ़िज़िक्स की शाखें हैं, जो कि आपकी बुक के पहला जो टॉपिक फ़िज़िक्स का तारुफ़ है, इसकी एक साइड इन्फॉर्मेशन पे दी हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता होता है। तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन्हें डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फिज़िक्स की शाखों में से सबसे पहले हम जो शाख डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिक्स। तो फिज़िक्स की ब्रांचेस में से सबसे पहले मैकेनिक्स जो है, ये क्या चीज़ होती है? असल में मैकेनिक्स के अंदर हम इज्साम की हरकत का मुताला करते हैं और इनकी हरकत के साथ साथ उसकी वजूहात का भी मुताला करते हैं कि ये हरकत किस वजह से हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं आपके सामने तो हम यूँ लिख सकते हैं, मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम, या मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें हम इज्साम की हरकत और उसकी वजूहात का मुताला करते हैं। ये स्टूडेंट डेफिनेशन है हमारे पास मैकेनिक्स की, यानी कि इसमें दो मेन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते होते हैं। एक है इज्साम की हरकत किस तरह की है और उसकी वजूहात क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब आप इसी फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे एक जो यूनिट नंबर 2 है वो काइनेमेटिक्स से मुतालिक है और जो यूनिट नंबर 3 है वो डायनामिक्स से मुतालिक है। अब ये जो दो मैंने नाम लिए हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये क्या चीज़ है? ये असल में मैकेनिक्स की मज़ीद दो शाखें हैं, यानी कि मैकेनिक्स की दो इकसाम है, दो शाखें हैं। और वो कौन कौन सी हैं? उनमें से एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी है स्टूडेंट्स डायनामिक्स, जो कि आपकी बुक का यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 भी है। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसके अंदर हम इज्साम की मोशन का मुताला करते हैं और उसमें हम ये नहीं डिस्कस करते कि ये मोशन क्यों है, किस वजह से है। जैसे आगे चलकर आप देखेंगे कि जो इज्साम सीधी लाइन में हरकत कर रहे हैं उनकी हरकत को हम लीनियर मोशन कहते हैं। जो दायरानुमा रास्तों पर हरकत कर रहे हैं उनकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ऐसे इज्साम जो बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहे हैं उनकी हरकत को हम रैंडम मोशन कहते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये भी देखेंगे कि ऐसे इज्साम जो अपनी हरकत को एक फिक्स पोजीशन के आगे पीछे दोहरा रहे हैं उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और इसके अलावा रोटेटरी, यानी कि जैसे फ़ैन की मोशन है, फ़ैन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है तो वो कौन सी मोशन है? वो रोटेटरी मोशन। यानी कि ये कौन सी मोशन होती है, इसको हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। और फिर जो डायनामिक्स होती है, डायनामिक्स में हम ना सिर्फ इज्साम की हरकत को डिस्कस करते हैं बल्कि उनकी वजूहात को भी डिस्कस करते हैं कि ये हरकत में क्यों आई है, कौन सी चीज़ है जो इनको हरकत में लेकर आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है दूसरी ब्रांच हरारत। हरारत क्या है? असल में इसको हीट बोलते हैं और उर्दू में इसको हरारत कहते हैं। तो हीट जो है यानी कि हरारत फिज़िक्स की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसके अंदर हम हरारत की नेचर यानी कि माहियत का और हरारत जो है वो मुंतकिल कैसे होती है और इसके तरीके कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर? ये हरारत की माहियत यानी कि नेचर, माहियत, इसके असरात और इंतकाले हरारत पर बहस करती है। तो ये स्टूडेंट्स हरारत की डेफिनेशन है।
तो यहाँ हम एक तो ये जानेंगे, इसमें ये जानते होते हैं, पढ़ते होते हैं हरारत में कि इसकी नेचर क्या है और उसके असरात क्या हैं, और इसके अलावा इंतकाले हरारत पर बहस करते हैं। इंतकाले हरारत मतलब जो हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है। जैसे आपका जो यूनिट नंबर 9 है उसमें आप ये देखेंगे कि हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स अब इसके अलावा जो हरारत की जो माहियत है, नेचर है, इसके हवाले से चैप्टर नंबर 8 में भी आप डिस्कस करेंगे कि हरारत होती क्या है असल में, और हम ये देखेंगे कि हरारत असल में क्या चीज़ है। ये एनर्जी की एक किस्म है, ठीक है, जो कि दो जो मुत्सिल अजसाम है उनके दरमियान में टेम्परेचर के डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होती है, और इसके असरात क्या होते हैं ये भी डिस्कस किए जाते हैं चैप्टर नंबर 8 में। और इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आवाज़ यानी कि साउंड। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये जो आवाज़ है यानी कि साउंड है, ये भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है, एक शाख है, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आवाज़ की जो लहरें हैं उनके तभी पहलू क्या हैं, यानी कि उनकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर जो आवाज़ है ये पैदा कैसे होती है, तो आवाज़ कब पैदा होती है, जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो तब आवाज़ पैदा होती है। और इसके अलावा इनकी पैदाइश खवास और इतलाक़ का मुताला किया जाता है। खवास यानी कि आवाज़ की खसूसियात क्या है, जिसमें क्वालिटी होती है, पिच होती है और लाउडनेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। और इनके इतलाक़ का मुताला किया जाता है। इतलाक़ का मतलब जो साउंड्स हैं ये कहाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। आवाज़ में स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड्स भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि ऐसी साउंड्स होती हैं जो हमें तो सुनाई नहीं देती लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और उनका इस्तेमाल आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप उसके सोनार के बारे में भी आप जान सकते हैं कि सोनार यानी कि उन साउंड्स को, अल्ट्रासाउंड्स को इस्तेमाल करके हम जो समुंदर की गहराई है उसका पता चला सकते हैं, और उसकी गहराई में क्या चीज़ है ये भी पता चलाया जा सकता है। और इसके अलावा और बहुत से इस्तेमालात हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड के अंदर इसके बहुत से इस्तेमालात हैं, और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में भी इसके इस्तेमालात हैं, तो वो इतलाक़ का मुताला किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो चौथी ब्रांच है वो है रोशनी यानी कि बसरियात, लाइट, या इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। जब आप 10वीं क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर जो यूनिट नंबर 12 होगा उसमें आप इसको डिस्कस करेंगे। असल में इसमें क्या डिस्कस किया जाता है, ये रोशनी के तबी पहलुओं और इसके ख़वास के मुताला से मुतालिक है। नीज़ इसमें बसरी आलात के तरीक़ाकार और इस्तेमाल का जायज़ा भी लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रोशनी क्या होती है, हम इसमें ये पढ़ते हैं कि रोशनी जो है उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, डायफ्रैक्ट भी हो सकती है, और इसके अलावा जो रोशनी है उसकी जो नेचर है वो क्या है, क्या ये वेव्स है या ये पार्टिकल पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हम इसमें बसरी आलात यानी कि जो देखने के लिए जा रही है लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है, टेलीस्कोप इस्तेमाल होती है, और जो आप ग्लासेस यूज़ करते हैं, और ये सारे बसरी आलात कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल यानी कि इनका तरीक़ाकार और इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हम सीखते हैं रोशनी यानी कि बसरियात के अंदर। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है, अगर आप देखें तो ये दो लफ्ज़ है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज़म, यानी कि इसमें असल में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म इनको इकट्ठा पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, बहता है, तो उस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, और उसके असरात का मुताला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म कहलाता है। वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। अब इसमें स्टूडेंट्स, इसमें साकन और मुतहर्रिक चार्जेस, इनके असरात और इनके मैग्नेटिज़म के साथ ताल्लुकात को ज़ीरे बहस लाया जाता है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, साकन ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में है, साकन है, या जो मुतहर्रिक चार्जेस हैं उनका मुताला करते हैं। जैसे रेस्ट में यानी कि साकन जब चार्जेस हों
तो उनके मुतालिया के लिए हम एक जो फिज़िक्स की एक ब्रांच, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक ब्रांच है असल में, उसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और इसके अलावा मुतहर्रिक अजसाम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं। इनके असरात क्या हैं और इनके मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुकात क्या है। यानी कि ये बात देखी गई कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये यानी कि मुतहर्रिक चार्जेस का करंट क्या होता है असल में, जब चार्जेस मुतहर्रिक होते हैं, किसी कंडक्टर में से फ्लो करते हैं, बहते हैं, मूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये करंट इसमें पैदा हो गया। तो अब उन मुतहर्रिक चार्जेस की वजह से जो करंट पैदा हुआ है, उस करंट की वजह से क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो उसके मुतालिया को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स में हम एटम्स को, यानी कि कोई जो चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एटम से मिलकर बना है, तो वो एटम्स की नेचर क्या है, एटम की साख्त क्या है, वो एटम किस तरह के हैं और कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एटम की साख्त और इसके ख़वास का मुतालिया किया जाता है, यानी कि इसकी खसूसियात को भी डिस्कस किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, इसमें हम एटम के न्यूक्लियाई और इसमें मौजूद पार्टिकल्स के ख़वास और तर्ज अमल से मुताल्लिक है। यानी कि इसमें हम एक तो ये पढ़ते हैं कि जो एटम है उसके अंदर है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है, जैसे फ़र्ज कर लेते हैं मैं यहाँ एक एटम बनाता हूँ, एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट है स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल पार्ट इसका न्यूक्लियस कहलाता है। और इसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेट्स सपोज ये जो ग्रीन वाला है इसको मैंने प्रोटॉन बना दिया और जो रेड वाला है इसको मैंने न्यूट्रॉन बना दिया। तो जो एक एटम होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें एक न्यूक्लियाई होता है और उस न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स उस न्यूक्लियाई के न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनका मुतालिया किया जाता है। और जितने किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स किस में मुतालिया किया जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। अब उसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स जो है स्टूडेंट्स, इसमें मादे की आयोनिक हालत की पैदाइश और ख़वास पर बहस की जाती है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक सॉलिड है, जब सॉलिड को हीट दी जाती है, हरारत दी जाती है, तो ये लिक्विड में यानी कि ये माया में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और जब माया को हरारत दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये तब्दील हो जाती है गैस में, ठीक है। और अब गैस जो स्टूडेंट्स है, अब गैस को जब आप गर्म करेंगे, गैस को जब आप हीट देंगे, तो जब आप गैस को हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी स्पीड के साथ टकराते हैं। और इस कोलिजन में क्या होता है, इस कोलिजन में जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग हो जाते हैं और इस तरह से जो एटम है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो आयंस में तब्दील होते हैं, अब ये जो हालत है मादे की, इसको हम कहते हैं आयोनिक हालत। और इसको हम कहते हैं, इसमें यानी कि प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम मादे की इसी आयोनिक हालत का मुतालिया करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें मादे की आयोनिक हालत की पैदाइश और ख़वास पर बहस की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आखिरी ब्रांच है फिज़िक्स की वो है जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स क्या होती है, जियो फिज़िक्स में हम ज़मीन की अंदरूनी साख्त का मुतालिया करते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी कोर किस चीज़ की है और अर्थक्वेक्स इवन कैसे आते हैं, यानी कि ये ज़लज़ले आते हैं ये कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ों का मुतालिया जियो फिज़िक्स में किया जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है इसकी डेफिनेशन में, ये ज़मीन की अंदरूनी साख्त के मुतालिया से मुतालिक है। डियर स्टूडेंट्स,
आपने देखा कि हमने आज फिज़िक्स की जो 9 ब्रांचेज़ हैं उनको डिस्कस किया। क्या फिज़िक्स की सिर्फ यही 9 शाखें हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा हैं अब तो, लेकिन हमने सिर्फ उन 9 शाखों को डिस्कस किया जो आपकी बुक में मेंशन थी, दी गई थी। अब स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अगर आप देखें तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि फिज़िक्स के तारुफ के एंड पर एक क्विज़ में दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कहा जा रहा है कि फिज़िक्स की कोई सी 5 शाखों के नाम लिखें। तो ये स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने कम से कम 9 शाखें पढ़ी आज। अब इनमें से आप किसी भी 5 के नाम लिख दें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।